चौधरी मोहम्मद अयूब अरबाब गुजर साहब हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से है? मैं बेसिकली ताल्लुक मेरा आज़ाद कश्मीर से है जी, माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली, जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट है झेलम वैली, उससे मेरा ताल्लुक है। गांव मेरा है सुलमिया है, तहसील चिकार। आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है? मैं बचपन से ही मेरा ये शौक था जी। वकालत का पेशा इख्तियार करने का, तो इसलिए ये मेरा पैशन भी था, शौक भी था, तो उस वजह से सर, करियर के इस ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई? करियर के ज़माने में एक तो मेरे उस्ताद इकराम है, फिर मेरे फादर इन लॉ है चौधरी मोहम्मद इब्राहिम रियाज साहब जी। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर के एक जाने माने कानूनदान थे। हमारी मेरे फादर इन लॉ भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी। सर, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कैसे महसूस करते हैं? मैंने जी लॉ किया था 98 में, तो 99 से मैं ऑनवर्ड्स 99 को मेरा लाइसेंस एज एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुझे मिला। उसके बाद 2001 में मैं एज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल्ड हुआ जी। फिर 2016 से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनरोल्ड हुआ, वैसे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, आपके पास मुकदमा किन केसेस के ज़्यादा हैं? देखिए जी, वो क्लाइंट पर मुनसर होता है केसेस में। सिविल लिटिगेशन भी मेरे पास है, क्रिमिनल भी है, फैमिली भी है, सर्विस मैटर भी है, और टैक्स ट्राइब्यूनल के काम भी मैं करता हूँ। सर, माजी और आज की अदालतों की कारकर्दगी, जजमेंट और जज साहिबान की खिदमत के म्यार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है उसमें जुडिशल सिस्टम राइट फ्रॉम द डे वन अप टिल नाउ बहुत सारी कदगन रही हैं। जुडिशरी को जिस तरह से आज़ाद होना चाहिए था उस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है टू सम एक्सटेंट अपनी वसात से वो परफॉर्म कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। सर, वकला बिरादरी का किरदार अपने क्लाइंट के साथ शानदार। सवाल ये है कि क्लाइंट के मसाइल हल करने में कामयाबी के साथ समाज के वक्त का क्या किरदार होता है वकला? इस वकला का सबसे मेन रोल जो है जुडिशल सिस्टम में वो वकील का होता है जी। एक वकील जो है वो जुडिशल अफसर की आंख भी होता है, कान भी होता है, वो बेहतर अंदाज से जज साहब को असिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल में जितना अहम रोल जुडिशरी में एक जज का होता है उससे कहीं ज़्यादा अहम रोल वकील का होता है, क्योंकि वकील ने अपने फैक्ट्स तैयार करने होते हैं, लीगल फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो केस को तैयार करके प्रेजेंट करता है, जज साहब को ब्रीफ करता है। तो मेरे ख्याल में वकील के बगैर कोई कोर्ट भी जो है वो नहीं चल सकती। सर, दूसरी तरफ शिकायत मौसूल होती है, शहादत मौसूल हो रही है कि वकला अपनी भारी फीस के चक्कर में केसेस को उलझा कर रख देते हैं। तो ये प्रोफेशनल वकला का काम नहीं है, जूनियर वकला का काम होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आप सवाल रिपीट करेंगे जरा। दूसरी तरफ शहादत मौसूल होती है क्लाइंट की तरफ से कि वकला बिरादरी जो है अपने मफाद के खातिर, भारी फीस के खातिर केसेस उलझा कर रख देते हैं। देखें, वकील और वकील का एक सोशल एग्रीमेंट है फीस के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आप मेरे पास आए, अपना केस मुझे बताएंगे, मैं अपनी फीस बताऊंगा, वो म्यूचुअली हम दोनों एग्रीड करेंगे, खा वो 1 लाख है, 1 करोड़ है या 1 रुपया, ठीक है जी। मैंने उसके मुताबिक आपका केस जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करना है। अब जहाँ तक शहादत का ताल्लुक है तो वो शहादत क्लाइंट ने देनी होती है। अब वकील का यही किरदार है कि वकील आपके केस को लेगा, केस को तैयार करेगा, एक वेल मैनर्ड तरीके से कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो एविडेंस है वो सारी आपने देनी होती है। बाकी जो सवाल दूसरा आपका कि वकला भारी फीस लेते हैं, भारी फीस लेकर जेब में डालकर तो काम नहीं करते, मैं 100% तो एग्री नहीं करता, टू सम एक्सटेंट में एग्री करता हूँ कि बहुत सारे वकला मसरूफ होते हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में आते हुए टाइम लग जाता है, कहीं पेश नहीं हो सकती, डेट हो जाती है, थोड़ा सा मैटर डिले होता है। लेकिन इस बात से मैं कतई तौर पर एग्री नहीं करूँगा कि वकला अपने क्लाइंट को इंसाफ लेकर नहीं देते। मैं चूँकि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है, प्रोसीजर लॉ ऐसा है कि इसमें जिस केस को 1 साल में या 6 महीने में डिसाइड होना चाहिए वो पास 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। उसमें हमें चाहिए जुडिशल बहुत ज़्यादा जुडिशल रिफॉर्म्स की
ضرورت ہے ہمیں عدالتوں میں. لیکن وکیل اپنی حیثیت میں رہ کر میرے خیال میں میں یہ بات بالکل اس وقت سے کہوں گا کہ جو پروفیشنل وکلا ہیں وہ کبھی بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ناانصافی نہ کرتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی سوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اور بہت سارے اسباب ہیں اس میں جی. ایک تو میں نے گزارش ایسے آپ سے کی کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جو ہے اس میں پروسیجر لا ہمارا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے جس میں بیسک چیز تو یہی ہے جس میں ڈیلے ہو جاتے ہیں. باقی ججوں کی تعداد بہت کم ہے. اب سول کورٹ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک جج کے پاس ایک دن میں جو ہیئرنگ کے لیے جو کیسز فکس ہوتے ہیں وہ تقریباً 100 150 100. تو جو انہیں ٹائم ہے جو ان کا جو ٹائم ہے ان کے لیے وہ ہے ٹوٹل ہے 6 گھنٹے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر 6 گھنٹوں میں 150 فائل آپ کے پاس آئی, آپ کچھ بھی نہ کریں صرف اس کی آرڈر شیٹ کو مینٹین کریں 3-4 لائنوں میں, تو آپ کتنا کر سکیں گے؟ نہیں کریں گے. جب کیس ایویڈنس پہ جاتا ہے تو کم از کم ایک وٹنس جو ہے اس کو ایگزامن کرنے کے لیے پہلے وہ چیف دے گا 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اس پہ لگ جائے گا. پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگی, دوسرے وکیل صاحب جو ہے اپنے کونسل وہ اسے چیف کریں گے, وہ گھنٹہ لگائیں 1.5 گھنٹہ لگائیں. اب اگر ایک کیس کے ایک وٹنس پہ سپوز 1 گھنٹہ لگتا ہے تو اب 100 کیسوں میں تو 6 کیس ہی ایک دن میں ہوں گے جو 6 گھنٹے ہمارے پاس جج کے پاس ہوتے ہیں. تو جج بھی ایک ہیومن بینگ ہے, تو وہ 150 کیسوں کو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو پروسیجر لا میں اس کو بہتر کیا جائے, دوسرا ججوں کی تعداد کورٹس کو بڑھایا جائے, ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. تحصیل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ججوں کی تعداد کو بڑھائیں, ان پہ کیسز ڈسپیوٹ ہوں گے تو یہ معاملات آٹومیٹکلی انشاءاللہ. لیکن سر دوسری طرف پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب کیسز التوا کا شکار, کلائنٹ پریشان, ذمہ دار کون؟ دیکھیں جی, اس میں ذمہ دار گورنمنٹ بھی ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ہے, میں خود بھی کہوں گا وکلاء کا کردار بھی ہے, ججی صاحبان کا بھی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اب دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی ہے. اب یہ میری بات آپ نے غور سے سنی ہے. اب 25 کروڑ کی آبادی میں آپ ایک ڈسٹرکٹ پہ اگر آپ ایک سیشن جج بٹھائیں گے تو اس کے ساتھ 10 یا 20 ہوں گے سول ججز ہوں گے, کیس ایک دن میں آپ کے 10,000 اگر فکس ہوتے ہیں ان تمام ججز کے پاس, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 10,000 کیسوں کا ایک دن میں کیسے فیصلہ کریں؟ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جوڈیشل ریفارم لا کے میکنزم ایسا بنائیں. یہ جو ہم نے 1800 والا نظام رکھا ہوا ہے یہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات یہ میٹر ڈیلے ہوتے ہیں. اب اس میں بہت ساری, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک میکنزم بننا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کیس فائل ہو ساتھ پہلی ہیئرنگ پہ ڈیفینڈنٹ کی بھی آپ ایویڈنس لے لیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس لے لیں. سب سے پہلے ان دونوں کو ایگزامن کرنے کے لیے ڈائریکٹ آپ پریلیمنری آرگومنٹس پہ چلے جائیں. اگر کیس بنتا ہے تو آگے پروسیڈ کریں, نہیں بنتا تو وہیں پہ ڈسپوز آف کر دیں, بجائے اس کے کہ ایک کیس کے لیے 6 مہینے آپ تاریخیں رکھیں, 6 سے 10 وٹنسز کو آپ جو ہے کراس کریں گے تو اس سے ٹائم ہو. اس طرح کی بہت ساری ریفارم میں جو لانے کی ضرورت ہے. جب تک ریفارم ہمارے پروسیجر لا میں نہیں آئے گی, جوڈیشل سسٹم میں نہیں آئیں گی, تو یہ مقدمات کو اسی طرح طوالت ملتی رہے گی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ ججز کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے. سر حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا, اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب سر یہ تو انہیں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکوں گا کہ جو آنریبل ججز صاحبان جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو اس کے بارے میں وہ خود ہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اس کے آئی ایم سوری, اس کے بارے میں کچھ آپ سے. سر کمشنر پنڈی جی چٹا صاحب, جی چیف جسٹس صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ڈائریکٹ کو کوئی رول ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروایا, اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر یہ جتنے بھی کمشنر ہیں, آر اوز ڈی آر اوز وغیرہ وہ سارے آتے ہیں. تو اب ان کا نام لینا, یا تو چیف جسٹس صاحب نے خود وہ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے پرفارم کر رہے ہوتے تو میں بات مانتا, لیکن اس طرح سے ڈائریکٹ الزام لگا دینا کسی پر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سر چیف جسٹس اس موقع پر اس کو نوٹس تو لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں, یہ ان کا پروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب نوٹس 184(3) کے تحت لے سکتے ہیں نوٹس. سر آپ کے خیال میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات سے پاکستان سمیت پاکستان کے اداروں پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں, چونکہ کمشنر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑی کی پوسٹ ہے. تو اس طرح سے ایک انسٹیٹیوشن کا سربراہ جو ہے اس کے سبارڈینیٹ جو ہے وہ
ROs भी हैं, DROs भी हैं, किस सतह पे उसका बयान देना, आप तो कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल है। अब ये किसी को इल्ज़ाम लगाना या ना लगाना वो अलग बात है, इसमें तहकीक की जा सकती है, लेकिन इतने बड़े ऑफिशियल का इस तरह से इल्ज़ाम लगाना ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो इलेक्शन की शफाफियत होने या ना होने के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। सर अदालतों में आईने पाकिस्तान मौजूद, कानून मौजूद, जज साहिबान के पास कलम की ताकत भी है, लेकिन ऐसे तनकीद का निशाना बनाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, जज़ा मिलनी चाहिए। देखें, जब तक कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होता है उस वक्त तक तो ना आपको ना मुझे उसे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब जजमेंट अनाउंस हो जाए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तनकीद करना विद इन लीगल फ्रेमवर्क उसके अंदर रह के आप पॉजिटिव नेगेटिव तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन किसी की ज़ातियात पर जाना ये मेरे ख्याल में नहीं हमें हमारी ये तालीमात में आता है और नहीं हमें ज़ेब देते हैं। तनकीद आपका राइट है, आप उसको पॉजिटिवली लें या उसको नेगेटिव, दोनों पहलू, दो ही पहलू हो सकते हैं, उसके बारे में जो आप करना चाहिए। सर चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी, 5 रुकनी, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिए जाते हैं, आगे चलकर ये टूट क्यों जाते हैं? अब देखें जी, इसमें ये तो अब बेंच तश्कील करना ये चीफ जस्टिस का प्रोरेगेटिव है, उसका राइट है, लेकिन अब वो भी आपको पता है कि जो लास्ट जजमेंट काजी फाइज साहब ने पास की उसमें भी वो सो मोटो एक्शन जो है उसके बारे में वो सीनियर जज की एक कमेटी बना दी गई है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके लार्जर बेंच में 5 बेंच हों, 7 हों, 10 हों, उनका मुत्तफिक होना वो किसी ये तो नहीं कि वो पीछे से मुत्तफिक होके आते, वो आर्गूमेंट सुनेंगे, वकला के दलाइल सुनेंगे, केस के फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद मेरा अपना व्यू हो सकता है, आपका अपना व्यू हो सकता है, आपका अपना व्यू हो सकता है। तो फैसला जो है अक्सरियत का होता है, मेजॉरिटी का होता है, अगर मेजॉरिटी का फैसला ना हो तो उसको माना नहीं जाता। सर आजकल जज साहिबान अपनी आना पसंद नापसंद के तहत फैसले कर रहे हैं, कुछ शहादत मुसर हो रही हैं, आपकी क्या राय? मैं तो इस बारे में नहीं कुछ कह सकता सर कि जज साहिबान अपने ज़ाती अनाम, मेरे ख्याल में मैं तो उस शख्स को जज ही नहीं कहूँगा जो अपनी ज़ाती अनाम में फैसला करे। तो ये इल्ज़ाम तो बड़ी खूबसूरती से लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी ऑनरेबल जज, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर का हो या हाई कोर्ट्स का हो, तो अनाम में ज़ाती अनाम में ना किसी जज को ज़ेब देता है और ना मेरे ख्याल में कोई फैसला करता है। सर जज साहिबान के दरमियान मुखालफत चल रही है सियासत? सर सियासत और मुखालफत ये इंटायरली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जजेस साहिबान के दरमियान हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, लेकिन ये कहना कि कुछ सियासत कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। बाकी हाँ मुखालफत तो मैं नहीं कहूँगा, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर एक जजमेंट में, हर एक केस में, हर एक बेंच में होता रहता है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका भी हक है, मेरा हक भी है, हमारा काम है केस को प्रेजेंट करना, चाहे सब कानून के मुताबिक रूल्स के मुताबिक जो भी है वो फैसला करेंगे, उसमें उसको मैं डिफर भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन सियासत और अना के ना तो ये जज को ज़ेब देता है और नहीं करना चाहिए। सर वाकया 9 मई पूरी दुनिया के सामने, बानी पीटीआई पर 200 से ज़ायद केसेस बनाने की वजह क्या बनी है? देखिए ये तो एक आपको पता है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये है कि आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो चली नहीं है। जहाँ भी थोड़ी बहुत हुकूमतें आई हैं वो नाम नेहाज किस्म की जमहूरियत, मेरे ख्याल में जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हर अदारे को अपने डोमेन में रहकर, खा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो पार्लियामेंट हो, जो भी अदारे हैं, जो कानून ने उनके रास्ते तयन किए हुए हैं, उनकी हदूद, उनकी लिमिटेशन को जो है डिस्क्राइब किया, उसके अंदर रह के काम करें मुल्क की बेहतरी के लिए, तो ये सबसे बेहतर होगा। किस तरह से केसेस बनाना, एक तो मुल्क की बदनामी होती है, खा वो कोई भी हो, खा वो इमरान खान साहब हो, खा वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, खा वो आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी मुल्क का बड़ा लीडर हो, मेरे ख्याल में ये ज्यादती है कि बगैर किसी जस्टिफिकेशन के किसी को गलत किस्म के केसेस में इन्वॉल्व करना और उसको जो है वो बंद रखना। ये देखें, ये आप पब्लिक पे क्यों नहीं छोड़ देते? लेट द पीपल ऑफ द पाकिस्तान टू डिसाइड इट ऑन मेरिट थ्रू बैलेट पेपर। सर वाकया